कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। सो गाइज, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी यूनिट 3, यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। उनके नोट्स भी ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। सो आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जिसको आपको क्लिक करना है। देन जो नोट्स है वो आपको पीडीएफ फॉर्म में ओपन हो जाएंगे। देन वहाँ से आप नोट्स को पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट 3। तो अगर आपने सिलेबस देखा है, ठीक है, तो वेल डन। तो एक बार हम सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो इस यूनिट में आपको टोटल आपको 7 टॉपिक दिए हुए हैं। देखो, पहले आपको क्या पढ़ना है, टाइप ऑफ इम्यूनिटी, एंड इसमें आपको ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड सेलुलर इम्यूनिटी के बारे में पढ़ना है। सेकंड जो आपका टॉपिक है आपका स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। बी आपका पार्ट है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ MHC, ठीक है। सी आपका जो है आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस पढ़नी है इसमें, ठीक है। इसमें आपको इम्यूनो स्टिमुलेंट पढ़ने हैं, इम्यूनो सप्रेसेंट पढ़ने हैं। डी आपका जो है, देखो ये जो आपका यूनिट है ना, ये आपने कहीं ना कहीं ऑलरेडी इनमें कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आपने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, जरूर पढ़े होंगे। जैसे आपको इम्यूनिटी है, इम्यूनो जो एंटीबायोटिक्स है, ठीक है, एंटीबॉडीज है, वो आपने ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़ी हुई है, ठीक है। और जैसे आपने इम्यूनो सप्रेसेंट्स और जो स्टिमुलेंट्स है ये आपने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे ऑलरेडी, ठीक है। एलर्जी के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है, एलर्जीज होती है एक तरह की। तो ये आपकी जो यूनिट है ना, आपका ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको समझने में थोड़ा सा ना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। वैक्सीन्स आपको पता क्या होती हैं, टॉक्सोइड्स थोड़ा किसी को पता ही होगा, ठीक है। वायरल वैक्सीन्स क्या होती हैं, एंटी टॉक्सोइड्स क्या होते हैं, ठीक है। सीरम के बारे में ये सब थोड़ा सबको पता है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास ये जो पार्ट है वह है स्टोरेज कंडीशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ द ऑफिशियल वैक्सीन्स। एफ जो है हाइब्रिडोमा टेक्निक्स, इसमें आप प्रोडक्शन कैसे करते हैं, प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं, इसके एप्लीकेशन क्या है। देन ब्लड प्रोडक्ट्स एंड प्लाज्मा सब्स्टिट्यूट्स। तो ये हमारा टोटल सिलेबस रहने वाला है। तो हम इसमें देखो, मैं इसको थोड़ा सा इसको काफ़ी ज़्यादा वीडियोस में थोड़ा डिस्क्राइब करने वाली हूँ, क्योंकि थोड़ा यूनिट जो है आपका मतलब इसमें आपको कंफ्यूजन भी आपको थोड़ा ज़्यादा होगी। तो उसको 1 बाय 1 जितने भी टॉपिक रहेंगे इसमें एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर वीडियो होगी जिसमें हम एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। सो पहले हम बात करने वाले हैं इम्यूनिटी की, कि देखो यहाँ पे आपको पहले दिया होगा कि इम्यूनिटी क्या होती है। एक तरह से टाइप ऑफ इम्यूनिटी आपसे पूछा है, ठीक है। ह्यूमरल इम्यूनिटी और यहाँ पे सेलुलर इम्यूनिटी, ठीक है। तो ये हम थोड़ा सा इसके बारे में देखने वाले हैं आज। देन अगर हमारे पास आज ये टॉपिक हो पाया स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, तो आज हम कंप्लीट कर लेंगे, अदरवाइज हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। देखो, जो इम्यूनिटी वर्ड है ये आपने कहीं ना कहीं ऑलरेडी पहले भी सुना हुआ है। आपने इम्यून सिस्टम के बारे में पहले भी पढ़ा होगा, ठीक है। इम्यून सिस्टम में कौन कौन से आपके बॉडी के पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देती हूँ। आपका जो इसमें बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, थाइमस आपने सुना होगा, स्प्लीन आपने सुना होगा, जो बोन मैरो होती है, दीज ऑल आर पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। द रेजिस्टेंस ऑफ्टन बाय द होस्ट टू द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द पैथोजेनिक माइक्रोबियल इन्फेक्शन। देखो, इस डेफिनेशन का मीनिंग क्या है, एक डेफिनेशन और भी मैं आपको थोड़ा वो भी दिखाने वाली हूँ। यानी हम यहाँ पे रेजिस्टेंस कर रहे हैं किसकी, होस्ट की। देखो, हम एक तरह से बैक्टीरिया के लिए कोई भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन, माइक्रोबियल यानी कोई बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन कोई भी, ठीक है, किसी भी तरह का जो हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है, हमारी बॉडी को हार्म करता है, ठीक है। अब देखो, आप एग्जाम्पल हो, जैसे अभी कोई पर्सन है, ठीक है, अभी वो आराम से बैठा है, ठीक है। अब आप अपने आप को इमेजिन करो, ठीक है, अभी आप आराम से बैठे हुए हो, आपके अराउंड काफ़ी सारी, ऐसा तो नहीं है कि वो माइक्रोबियल, वायरस, जो भी फंगस, जो भी काफ़ी सारे बैक्टीरिया आपके अराउंड अभी भी घूम रहे हैं, ठीक है। और आप इनहेल भी कर रहे हो, आपके बॉडी में जा भी रहे हैं वो सब। लेकिन कई बार क्या होता है, आप तब भी आप इफेक्ट नहीं होते उससे, ठीक है। आपको उससे कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा, आप तब भी उसको इनहेल भी कर रहे हो, हर तरह का वायरस, हर तरह का माइक्रोबियल, डस्ट हो गया, मतलब कौन सी क्या क्या चीज़ें आप खा रहे हो, कुछ भी लगा लो आप, ठीक है। तो जो भी पैथोजेनिक माइक्रोबियल कोई भी माइक्रोब्स होते हैं वो हमारी बॉडी में कंटिन्यूस जाते रहते हैं, ठीक है। जैसे कई बार हमें चोट भी लग जाती है ना, तो तब भी वहाँ से काफ़ी सारे जो हैं माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि हम हर बारी उनसे इफेक्ट हो रहे हैं, हर बारी वो हमारे लिए हार्मफुल इफेक्ट शो कर रहे हैं। क्यों? वो देखो, ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारे बॉडी में हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो उन पैथोजन से लड़ता है, ठीक है, हमें उनसे बचाता है, हमें किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं होने देता। जब कोई भी पैथोजेनिक एजेंट हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तब हमारी इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने के बाद देखो, जो भी कोई पैथोजन आता है ना हमारी बॉडी में, उसको हम बोलते हैं एंटीजन। जब कोई एंटीजन एंटीजन कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस, कोई डस्ट पार्टिकल, कोई फॉरेन पार्टिकल, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एंटीजन।
तो एंटीजन जब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करता है और उसके अगेंस्ट, उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अगर कोई देखो हर एक का ना अलग अलग होता है। जैसे आप देखोगे कि कोई बैक्टीरिया बाहर से आ गया तो हमारा इम्यून जो सिस्टम है वो एकदम से रिस्पॉन्स शो करता है, उस वायरस को मारने की कोशिश करता है, उसको खाने की कोशिश करता है। फैगोसाइटोस आपने सुना होगा, टी हेल्पर सेल्स आते हैं, लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, ये सारा जो है मिलकर के अपना जो है एक तरह से हमारा इम्यून सिस्टम बनाता है। पर यही इम्यून सिस्टम हमारा क्या करता है, उस पैथोजन से लड़ता है। ठीक है, उस पैथोजेनिक एजेंट से लड़ता है। तो यहाँ पे वो लिखा हुआ है द रेजिस्टेंट आफ्टर बाय द होस्ट। जो हम होस्ट क्या होगा, कोई भी जैसे वायरस है, वायरस एक होस्ट के अंदर ग्रो करता है। अब वायरस है तो वायरस तो ऑब्वियस सी बात है वो उसको हार्मफुल तो करेगा होस्ट सेल को, तो वो होस्ट सेल हार्मफुल ना हो तो इससे हमारी इम्यूनिटी सिस्टम लड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है होस्ट टू द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द पैथोजेनिक माइक्रोबियल इफेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक वर्ड आता है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी क्या होती है, एक टर्म है। देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लेक ऑफ पावर ऑफ बॉडी टू रेसिस्ट इन्फेक्शन। यानी जब हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है, तो देखो लेक ऑफ पावर का मतलब है हमारी इम्यून सिस्टम वीक हो गई है। ठीक है, जब हमारी इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है हमारे अराउंड कितने सारे माइक्रोब्स, फंगस, पता नहीं क्या क्या घूमता है, वो हमारी बॉडी पे जाएंगे और कोई हमारी इम्यून सिस्टम इतनी एक्टिवेट नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है, तो वो उससे लड़ नहीं पाएगी, तो हम जल्दी इन्फेक्ट होंगे उससे, हम जल्दी बीमार होंगे। ठीक है, हमें अलग अलग तरह की डिसीजेस हो सकती है उस टाइम पे। तो सस्टेनेबिलिटी यानी अगर हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है अगर वो लेक है, यानी एक तरह से लेक ऑफ पावर उसकी है बॉडी की, तो यहाँ पे हमें जो इन्फेक्शन है वो जल्दी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक मैंने आपको बताया था कि एक डेफिनेशन और भी है, मैं आपको एक बार शो कर देती हूँ। देखो यहाँ पे इम्यूनिटी की डेफिनेशन है, इम्यूनिटी इज अ स्टेट ऑफ रेजिस्टेंस exhibited by an individual to the microorganisms and foreign cell। ठीक है, हमारी इम्यूनिटी जो है एक तरह से रेजिस्टेंस एग्जिबिट करती है। ठीक है, एक इंडिविजुअल टू द माइक्रोबियल, एक जो इंडिविजुअल है उसको माइक्रोबियल या फॉरेन जो सेल्स होते हैं उससे एक तरह से रेजिस्ट करती है। एंड एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डिफेंड इट्स सेल्फ ऑर्गेनिज्म, सॉरी अगेंस्ट। ठीक है, इट्स सेल्फ अगेंस्ट, यानी जो हमारा एक एबिलिटी है हमारी बॉडी की, ताकि वो अपने आप को बचा सके। ठीक है, इन्फेक्शन होने से। नेक्स्ट हमारे पास है स्पेसिफिक इन्वेडिंग एजेंट। इन्वेडिंग एजेंट ऐसे एजेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को इफेक्ट करते हैं, इन्फेक्शन शो करते हैं, लाइक अ बैक्टीरिया, टॉक्सिन्स, वायरस, फॉरेन टिश्यूज इज कॉल्ड अ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आर इम्यूनिटी। ठीक है, नेक्स्ट इम्यूनोलॉजी क्या होती है, स्टडी यानी एक तरह से जिसमें हम सारी इम्यूनिटी के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, साइंस विच डील्स विद दिस इम्यूनिटी एंड इम्यून सिस्टम। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इम्यूनोलॉजी। एंड इम्यून सिस्टम इंक्लूड्स द सेल्स, टिश्यू एंड दैट कैरी आउट इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, सो अब हम पढ़ लेते हैं टाइप्स, कितने तरह की इम्यूनिटी होती है। देखो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, इनेंट इम्यूनिटी होती है जिसको हम नेचुरल इम्यूनिटी बोलते हैं, एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब देखो इनेंट इम्यूनिटी क्या होती है, अब इनेट इम्यूनिटी जो होती है वो इनहेरिटेड होती है, यानी आपको बचपन से मिली है, आपके पास जब आप पैदा होने वाले थे, सो हमारी मदर के थ्रू हमको मिलती है। ठीक है, अब देखो मान लो किसी बेबी का अभी एक डिलीवरी हुई है। ठीक है, अब डिलीवरी होने के बाद तो कई बच्चे आप देखो कि बहुत तंदुरुस्त होते हैं। ठीक है, उनको किसी तरह की अलग से वेंटिलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब अलग से उसको देखते देखते ना शीशे वगैरह में रखा होता है बच्चा। ठीक है, तो वैसे इस चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो बहुत तंदुरुस्त हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो उनको इम्यूनिटी उनकी मदर ने दी है, प्रोवाइड कराई है, तो वो इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, वो बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगी से हर तरह से लड़ सकती है वो। ठीक है, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, पैथोजन से वो लड़ सकती है। लेकिन जिन बच्चों की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है तो उनके साथ हम थोड़ा सा वो करते हैं, उनको थोड़ा अलग से ट्रीट करते हैं। ठीक है, अब देखो इनेट इम्यूनिटी जो होती है, अब देखो दूसरे में देख लेते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी जब आपने जन्म लेने के बाद, बॉर्न होने के बाद, जब हम खुद से वो इम्यूनिटी एक्वायर्ड करते हैं। ठीक है, आपको पता है कि जब हम छोटे थे, ठीक है, हमारे पेरेंट्स हमें इंजेक्शन लगवाने के लिए लेके जाते थे। ठीक है, और हम ऐसे पीछे से रोते रह जाते थे और वो इंजेक्शन हमें लगा के 2-3 इंजेक्शन एक बार में लगा के चले गए। ठीक है, तो बाजू पे हमारी जो थाई होती है, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे इंजेक्शन लगते थे हमें। ठीक है, तो वो इम्यूनिटी क्या होती है, तो वो इंजेक्शन के थ्रू हमें जो इम्यूनिटी दे रहे हैं, एक तरह से वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, हमने अपने लाइफ टाइम में उसको एक्वायर्ड किया है थ्रू वैक्सीन्स, थ्रू पैथोजन जो हमारी बॉडी में आते तो हमारी बॉडी खुद उसको वो करती है। ठीक है, एक तरह से उसको लड़ती है, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी काफ़ी सारी एंटीबॉडीज रिलीज करती है। अब हम इसको आगे थोड़ा और डिटेल में देखने वाले हैं। तो इनेंट इम्यूनिटी जो होती है इसको हम इनहेरिटेड इम्यूनिटी बोल देते हैं, इनहेरिटेड या इनबॉर्न इम्यूनिटी।
ठीक है, जो हमें बचपन से मिलती है। ठीक है, अब इसको ये और जो हमारे पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसको हम अडॉप्टिव, ठीक है, सॉरी एडेप्टिव और यहाँ पे लर्नड इम्यूनिटी बोलते हैं, जो हम बाद में लेते हैं। ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हो। और जो ये आपकी इननेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स शो करती है। ठीक है, ये कोई स्पेसिफिक नहीं होती, ये नॉन स्पेसिफिक होती है, यानी पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक के लिए काम नहीं कर रही, नॉन स्पेसिफिक होती है। नेक्स्ट इसमें अगर हम बात करें एक्वायर्ड में, पैथोजन एंड एंटीजन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स उसके होते हैं, और यहाँ पे एक तरह से इमीडिएट रिएक्शन शो करते हैं, क्योंकि ये ऑब्वियस बात है ऑलरेडी डेवलप हो रखी है हमारी बॉडी में, तो ये इमीडिएट ही एक्शन शो करेगी और मैक्सिमम अपना रिस्पॉन्स शो करेगी। और यहाँ पे जब एक्वायर्ड होती है तो ये लेगमेंट एक तरह से लैग टाइम लेती है, लैग टाइम बिफोर मैक्सिमम रिस्पॉन्स। ठीक है, और यहाँ पे नो बिल्डअप अप मेमोरी, कोई मेमोरी आपका नहीं बनाती। ठीक है, नो बिल्डअप मेमोरी और नो लास्टिंग इम्यूनिटी। अगर हम इसमें बात करें, यहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन मेमोरीज होती हैं, मेमोरी सेल्स इसमें होते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखने वाले हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी को थोड़ा और डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो तरह से मिलती है हमें, पहला है नेचुरली और दूसरा होता है आर्टिफिशियली। नेचुरली जैसे हमें क्या होते हैं, नेचुरली में दो तरह से होता है, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। देखो नेचुरली कैसे मिलती है हमें, यानी एक एक्टिव अगर हम बात करें, एक्टिव में क्या होता है, कंटेक्ट विद द डिसीज। जब भी किसी मतलब जब हमें बीमारियां होती हैं, ऑब्वियस बात है हमें बचपन से कहीं ना कुछ ना कुछ तो इन्फेक्शन या मतलब कहीं ना कहीं से तो हम इन्फेक्ट हुए होंगे। ठीक है, खांसी जुकाम मतलब कोई भी किसी भी तरह की डिसीजेस, तो वो हमें होती रहती है। तो अब देखो यहाँ पे वो नेचुरल हो गई हमें। ठीक है, हमें जानबूझ के तो नहीं किया। तो जब हमारी बॉडी में कोई पैथोजन हमारी बॉडी में जब एंटर करता है तो क्या होगा, अब देखो जब मान लो ये कोई पर्सन है, ठीक है, ये मतलब पर्सन है समझ लो। ठीक है, अब इसके अंदर कोई भी पैथोजन यहाँ पे एंटर कर गया। ठीक है, अब हमारी बॉडी रिस्पॉन्स शो करती है इसके अगेंस्ट। क्या रिस्पॉन्स शो करती है, यहाँ पे जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, जब वो एक्टिवेट होगी तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना शुरू करती है। एंटीबॉडीज बनाएंगी तो देन उसको एंटीबॉडीज फिर जो आपकी मेमोरी सेल्स हैं वो एक्टिवेट होंगे, टी हेल्पर सेल्स सारे जो है आपका एक्टिवेट हो जाता है, उसके अगेंस्ट फिर ये काम करना शुरू कर देती है। अब जो ये एक्टिवेट हुई है, एक्टिवेट होने के बाद जो एंटीबॉडीज बनती है ना, वो लॉन्ग टाइम तक हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, यानी उनकी जो मेमोरी है वो लॉन्ग टाइम तक हमारी बॉडी में रहती है। ठीक है, लेकिन जब वो दोबारा से फॉर एग्जांपल किसी को फर्स्ट टाइम एक्सपोजर हुआ है किसी एंटीजन का, किसी पैथोजन का, ठीक है, जब पहली बार उसको किसी बीमारी हुई ऐसी, ठीक है, और जब हमारी बॉडी में पहली बार बीमारी रहती है ना, ठीक है, तब तो क्या होता है, उस टाइम पे हमारी बॉडी थोड़ा सा अच्छे से रिएक्शन शो नहीं कर पाती, क्योंकि हमारी बॉडी उसके लिए पहले प्रिपेयर नहीं है। जैसे आपने भी देखा होगा अपनी लाइफ में, जब आपके साथ कोई मतलब ऐसी अनवांटेड सी चीज़ जब घटती है आपके लाइफ में, तो आप उसके लिए थोड़ा सा एक्टिव नहीं होते पहले। ठीक है, जब आपके साथ वो हो जाती है तो अब आपको लगता है कि एहसास हो जाता है कि अब मुझे ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो आप एक्टिव हो जाते हो। जब अगर दोबारा से आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चीज़ होने वाली है तो आप एक्टिव रहते हो कि नहीं, अगर ऐसा होगा तो मुझे ये रिस्पॉन्स शो करना है। ठीक है, जब आप पहली बार आपके साथ कोई चीज़ ऐसी होती है तो उस टाइम पे आपको नहीं पता होता। ठीक है, आपको वो सिखाती है वो चीज़। तो ऐसे इसमें होता है, जब आपकी बॉडी में पहली बार किसी पैथोजन ने एंटर किया, एंटर करने के बाद आपकी बॉडी को नहीं पता कि कौन है ये, बाहर से कौन बंदा आया है, तो ये यहाँ पे इसके अगेंस्ट हमारी बॉडी रिस्पॉन्स शो करना शुरू कर देती है। ठीक है, अब उसके अगेंस्ट हमारी जो भी मेमोरीज, जो हमारी बॉडी में मेमोरीज इसकी रह जाती हैं। ठीक है, लेकिन जब ये दोबारा सेकंड टाइम हमारी बॉडी में दोबारा एंटर करने की कोशिश करता है, तब इसको नहीं छोड़ती है बॉडी। ठीक है, तभी कहते हैं कि अब तो मेरे पास तुम्हारी मेमोरी भी है, पूरा इलाज है मेरे पास कि क्या करना है। ठीक है, देन दूसरी बार जब ये आता है तो उसके बाद तो फिर ये एग्जिस्ट कर ही नहीं पाता। ठीक है, तो एक तरह से ये एक्टिव होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैसिव में क्या है, प्लेसेंटा मदर्स मिल्क, यानी जो प्लेसेंटा से मिलती है। ठीक है, प्लेसेंटा से भी हमारे जो बहुत सारे आपको पता है कि मदर से जो है उसको जो भी न्यूट्रिशन है, जो भी एंटीबॉडीज, वो सारा प्लेसेंटा के थ्रू एक फीटस में जाता है। ठीक है, ऐसे ही जो मदर मिल्क होता है उसके थ्रू भी काफ़ी सारी एंटीबॉडीज को, काफ़ी सारा न्यूट्रिशन जो होता है, तभी तो हम बोलते हैं मदर्स मिल्क इज़ वेरी एसेंशियल फॉर अ बेबी। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा न्यूट्रिशन, एंटीबॉडीज, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसमें रिच होता है, बीमारियों से लड़ने के लिए काफ़ी सारी एंटीबॉडीज यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिफिशियली। आर्टिफिशियली में आपको पता है कि वैक्सीन्स लगते हैं। ठीक है, रुबेला के, मम्प्स के वैक्सीन्स, पोलियो का वैक्सीन्स लगता है। ठीक है, पोलियो के वैक्सीन तो नहीं, पोलियो के जो ड्रॉप्स हम पिलाते हैं, वैक्सीन नहीं, ऐसे तो ड्रॉप्स आपने पी होगी पोलियो की। आगे हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। ठीक है, पोलियो के बारे में, इसकी भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, इसकी बैकग्राउंड बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो आगे हम देखने वाले हैं इसका भी। तो आर्टिफिशियल में हम एक्टिव और पैसिव। अब एक्टिव में क्या है, यहाँ पे वैक्सीन्स दे रहे हैं, यहाँ पे किल्ड अटेन्यूएटेड टॉक्सोइड कंपोनेंट्स हम दे रहे हैं। ठीक है, रिकमेंडेड डीएनए यहाँ पे हम दे रहे हैं। देखो किल अटेन्यूएटेड एक तरह से हम ऐसा वैक्सीन हम कैसे बनाते हैं, जब हम वैक्सीन का प्रोडक्शन आगे देखेंगे, ये वैक्सीन कैसे बनाते हैं, तब हम देखेंगे कि वैक्सीन का प्रोसीजर क्या होता है। एक
उसी वायरस को हम इसी, आप बोल सकते हो इसी बैक्टीरिया को किल करके या उसको लाइव करके या एक तरह से उसको वीक करके उसमें कोई भी नॉन पैथोजेनिक इफेक्ट ना हो, वो हम बॉडी में इंसर्ट करते हैं ताकि हमारी बॉडी एक्टिवेट उसके अगेंस्ट एक्टिवेट हो और वहाँ पे रिस्पॉन्स शो करे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारी बॉडी ऑलरेडी मेमोरी बना लेगी। जब असली में जो एक तरह से स्ट्रॉन्ग वायरस या स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया कोई भी टॉक्सिन हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो हमारी बॉडी उससे अगेंस्ट अच्छे से लड़ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे मम्स, रूबेला की इस तरह की एक्टिव ये होते हैं हमारे पास। नेक्स्ट है एक्टिव पैसिव। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इम्यून सीरम का इस्तेमाल करते हैं। ये हेपेटाइटिस शॉट्स इसमें हम देखते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो अभी मैंने बात की थी टाइप ऑफ इम्यूनिटी, अब हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ इम्यूनिटी रिस्पॉन्स। ये हमारी बॉडी किस किस तरह से रिस्पॉन्स करती है। इम्यूनिटी कंसिस्ट ऑफ टू काइंड्स ऑफ रिस्पॉन्स, बोथ आर ट्रिगर्ड बाय एंटीजन। देखो दोनों को ट्रिगर करने के लिए एंटीजन रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब ये एंटीजन जो है इन दोनों इम्यूनिटी को कैसे मैं अब दिखा रही हूँ। देखो यहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्स दो तरह का होता है। पहली बात तो एक होता है सेल, एक अब उसको सेलुलर मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है। ठीक है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जिसको हम CMI भी बोल देते हैं, ये T सेल से बेसिकली होती है। और एक होती है ह्यूमोरल या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, ये आपका HMI बोलते थे, यानी एक तरह से ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यूनिटी या एंटीबॉडीज मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, ये B सेल से एक्टिवेट होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं, पहले हम बात करते हैं कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है। ठीक है, देखो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होता है ये आपका T लिम्फोसाइट से एक्टिवेट होती है। ठीक है, मीन्स कि इनिशिएट किससे होती है, T लिम्फोसाइट से इनिशिएट होती है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में आपको थोड़ा इसके बारे में बताने वाली हूँ कि कैसे जो है T लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट, T सेल्स ये सब कैसे होते हैं। ठीक है, अब देखो आपने पहले भी इसके बारे में पढ़ा है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आपको थोड़ा सा और मैं आपको थोड़ा अच्छे से बताने वाली हूँ। जैसे आपकी रेड बोन मैरो है। ठीक है, रेड बोन मैरो आपको दिख रही है, जैसे पूरी बोन है, इसमें आपका रेड बोन मैरो है। ठीक है, येलो बोन मैरो भी होती है, रेड बोन मैरो भी होती है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली रेड बोन मैरो में क्या होता है कि इस रेड बोन मैरो से T सेल्स भी बनते हैं और B सेल्स भी बनते हैं। लेकिन जो यहाँ पे T सेल्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, प्री T सेल बनते हैं। यानी प्री T सेल का मतलब क्या होता है कि मैच्योर नहीं होते। ठीक है, ये इमेच्योर फॉर्म में होती है जब ये रेड बोन मैरो से बनते हैं। लेकिन जो B सेल होते हैं वो पूरे मैच्योर फॉर्म में बनते हैं। ठीक है, अब B सेल जो है ये मैच्योर हो जाते हैं, इसको चलो मान लिया। लेकिन T सेल जो है ये अभी तो मतलब ये तो अभी नादान से बच्चे हैं, अभी इमेच्योर है, तो उसको मैच्योर बनाने के लिए हम क्या करना पड़ता है, इस T सेल को, देखो T सेल है, T से लर्न रखो थाइमस। थाइमस कहाँ होता है, हमारे हार्ट के जस्ट पीछे होता है। ठीक है, छोटा सा एक पार्ट होता है थाइमस। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार इसके गूगल पे फोटो देख लेना। ठीक है, गूगल पे सर्च करके देख लेना कि थाइमस क्या होता है। तो थाइमस में क्या होता है, थाइमस में जो ये T सेल्स है, जो इमेच्योर T सेल है, ये थाइमस में जाएंगे। थाइमस क्या करता है, इन T सेल्स को एक तरह से मैच्योर करता है। जैसे आप जाते हो ना कॉलेज में, स्कूल में जाते हो, आप पूरा मैच्योर बन जाते हो उस टाइम, स्कूल कॉलेज पूरा पढ़ के। ठीक है, ग्रेजुएशन में बोल जाते हो, आप मैच्योर लगते हो। तो इस तरह से थाइमस भी क्या एक तरह T सेल्स के लिए स्कूल है एक तरह से। इनको क्या करते हैं, ये अभी इमेच्योर है, अब इनको स्कूल में डालो, स्कूल क्या है इनका, थाइमस है। थाइमस में से क्या करते हैं, अभी थाइमस जो है इनको पूरा मैच्योर बना देता है। ठीक है, अभी मैच्योर T सेल्स जो है, अब इन T सेल्स की फर्दर क्लासिफिकेशन है जिसको हम बोलते हैं CD8 T सेल बोलते हैं और CD4 T सेल बोलते हैं। देखो आपको लर्न रखना है ये चीज़, ये कहीं ना कहीं आपको टकरे जाएंगे कि भी कौन कहाँ से ये CD4 कहाँ से आ गया, CD अब यहाँ से इसकी क्लासिफिकेशन आ रही है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो T सेल जो है इसका CD8 T सेल है, CD4 T सेल है। ठीक है, अब जो CD8 T सेल है ये फर्दर इसका मेन फंक्शन क्या होता है, साइटोटॉक्सिक T सेल्स होते हैं ये। ठीक है, और इसका CD4 T सेल का काम क्या होता है, ये हेल्पर T सेल होते हैं, आपने सुना होगा इसका भी। ठीक है, अब देखो जो ये CD4 T सेल है ना, ये क्या करता है, ये इसकी हेल्प से जो ये CD8 T सेल है ये आगे ये इसमें कन्वर्ट हो पाता है। ठीक है, साइटोटॉक्सिक T सेल्स में कन्वर्ट हो पाते हैं। अब देखो ये जो सेल है ना, हेल्पर T सेल, ये इतना हेल्प करता है, ये देखो इसका नाम ही हेल्पर T सेल है, ये सबकी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, ये इसको एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, अब ये क्या करता है, इससे अभी भी चैन से नहीं बैठा जाता, ये कहता है कि नहीं मुझे तो और भी काम करना है, अभी मेरे पास मैं बेले नहीं बैठ सकता। अब ये करता है, ये जो हेल्पर CD4 T सेल है ये दोबारा और हेल्प करता है, किसकी हेल्प करता है, ये B सेल की हेल्प करने चल जाता है। ये T की तो करता ही करता है, ये कहता है कि मैं B की भी करूंगा। B की क्या करता है, अब देखो ऑलरेडी मैच्योर थे, अब ये जो T सेल है इसको जो यहाँ पे एक्टिवेट बाय द B सेल, सॉरी एक्टिवेशन ऑफ B सेल किसकी होती है, कैसे होती है, ये जो CD4 T सेल है ये इसकी एक्टिवेशन कर देती है। अब जब ये एक्टिवेट करता है इसको, ये प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाती है। समझ आया, जब भी प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होंगे तो यहाँ पे एंटीबॉडीज बनना शुरू होंगी, एंटीबॉडीज बनती है, एंटीबॉडीज जनरेट होती हैं एंड रिएक्ट विद द एंटीजन।
ठीक है। एंटीबॉडीज किससे रिएक्ट करती है, एंटीजन से रिएक्ट करती है, तो यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कॉम्प्लेक्स बनता है एक तरह से, ठीक है। तो देखो ये सारा फंडा है इसके पीछे का। तो आई होप अब आपको समझ आ गया कि जो टी सेल है, ये टी सेल यहाँ पे इस सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में काम आता है। कौन सा टी सेल आता है आपको समझ आया अभी, ठीक है। बी सेल जो है, ये जो बी सेल है ये आपका किस में काम आएगा, ह्यूमरल इम्यूनिटी में, ठीक है। अब देखो, अब मैंने आपको बताया भी था कि उसको हम ह्यूमरल इम्यूनिटी या एंटीबॉडीज इम्यूनिटी बोलते हैं। एंटीबॉडीज इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे एंटीबॉडीज बनती है आखिरी में, ठीक है। एंटीबॉडीज यहाँ पे बन रही है। अब देखो यहाँ पे सेल मीडिएटेड इनिशिएट होती है टी सेल, टी लिम्फोसाइट से, ठीक है। टी लिम्फोसाइट से ही इनिशिएट हो रही है। और जो यहाँ पे CD4 टी सेल है, देखो जो यहाँ पे CD4 टी सेल है, प्रोलिफरेट इनटू अ साइटोटॉक्सिक टी सेल। ये दोबारा किसमें प्रोलिफरेट हो रही है, साइटोटॉक्सिक टी सेल में प्रोलिफरेट हो रही है। किसकी हेल्प से, CD4 टी सेल की हेल्प से ये प्रोलिफरेट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे CD8 टी सेल प्रोलिफरेट इनटू अ साइटोटॉक्सिक सेल दैट डायरेक्टली अटैक द इनवेडिंग एजेंट्स। ये क्या करती है, ये डायरेक्टली जो इनवेडिंग एजेंट्स क्या होते हैं, जो हमारे बॉडी को या होस्ट सेल को इन्फेक्ट करते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ, कुछ भी आप लगा लो, ठीक है, इन्फ्लुएंजा। तो ये सारे क्या होते हैं, एक तरह से इनवैलिड एजेंट्स होते हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी के ऊपर मतलब एक तरह से इन्फेक्शन करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स बिगिन विद एक्टिवेशन ऑफ द स्मॉल नंबर ऑफ टी सेल्स by the specific antigen, and once a T cell has been activated, it undergoes the proliferation and differentiation into a clone of the effector cells and carry out the immune response cytotoxic cells। देखो वो यहाँ पे जो भी मैंने यहाँ पे बात लिखी हुई है ना, सारी यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। अगर उसको अच्छे से पढ़ोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि चीज़ समझ आएगी आपको। तो यहाँ पे इसका रोल क्या है, ये इफेक्टिव किसके अगेंस्ट है, दिस CMI यानी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इफेक्टिव अगेंस्ट, ये पहला तो है इंट्रासेलुलर पैथोजन एज अ बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, ठीक है। जो भी इंट्रासेलुलर वायरस होते हैं, ठीक है, ये इनके अगेंस्ट काम करता है। कैंसर सेल्स के अगेंस्ट भी काम करता है, इफेक्टिव है, ठीक है। और फॉरेन टिश्यू अगर बाहर से कोई आ गया, ट्रांसप्लांटेशन जब होता है हमारी बॉडी में, ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे भी ये एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी। नेक्स्ट 5 जो है सर्टेन ऑटो इम्यून डिसीजेस लाइक जो आपका थायराइडिज्म जो होता है, ठीक है, थायराइडोआइटिस जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ह्यूमरल एंड एंटीबॉडी इमीडिएटेड इम्यूनिटी। देखो ये आपका बी लिम्फोसाइट से एक्टिवेट होती है या इनिशिएट होती है। देखो मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पे एंड में क्या होता है, एंटीबॉडीज रिलीज होती है, ठीक है। इट इज ड्यू टू द सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज, इट इज अ मेजर डिफेंस अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। बी सेल्स मेनली इन्वॉल्व इन दिस। देखो यहाँ पे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है या जो आप बोल सकते हो एक्स्ट्रा सेलुलर जो इन्फेक्शंस होते हैं, यानी सेल्स के बाहर जो इन्फेक्शंस होते हैं, उसमें भी एक तरह से लड़ने की हेल्प करती है, ठीक है। और यहाँ पे देखो बी सेल्स होती है कैन बाइंड एंटीजन। जो बी सेल्स होते हैं वो आपके एंटीजन से बाइंड करते हैं डायरेक्टली, बट दे मस्ट कॉन्टेक्ट विद टी हेल्पर सेल टू प्रोड्यूस फुल एक्टिवेशन। देखो मैंने आपको बताया था कि टी हेल्पर सेल्स की जो जरूरत पड़ती है, ठीक है, इसके एक्टिवेशन होने के लिए, बी सेल्स को एक्टिवेट होने के लिए, प्लाज्मा सेल में होने के लिए। देखो मैंने आपको बताया था ना यहाँ पीछे, इन बी सेल्स को, देखो यहाँ इन बी सेल्स को एक्टिवेशन होने के लिए, प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होने के लिए टी हेल्पर सेल्स की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे इसकी भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे आप बोल सकते हो जो बी सेल्स है, इसको बी सेल्स में इस प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है टी हेल्पर सेल की, ठीक है। तो फुली एक्टिवेशन होने के लिए इसको टी हेल्पर सेल की जरूरत पड़ती है। एंड एंटीबॉडीज फॉर्मेशन, एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन होती है। एंड एक्टिवेटेड बी सेल्स प्रोलिफरेट एंड ट्रांसफॉर्म इनटू अ मेमोरी बी सेल्स एंड प्लाज्मा cells, and the plasma cells secrete large quantity of antibodies। आखिर में क्या करती है, एंटीबॉडीज को secrete करती है, जनरेट करती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको थोड़ा डायग्राम से बताया है। अभी हमारे पास ये इनएक्टिव बी सेल है, ठीक है। अभी ये इनएक्टिव बी सेल है, ठीक है। जब ये टी सेल की यानी टी सेल की हेल्प से, देखो यहाँ पहले क्या होगा, पहले माइक्रोब हमारी बॉडी में आया, ठीक है, हमारी बॉडी में माइक्रोब आ गया। अब यहाँ पे बाइंड करती है, बाइंड एंड एक्टिवेट बी सेल, ठीक है। ये बी सेल से बाइंड होती है, ठीक है। जब माइक्रोब्स एंटर करते हैं तो माइक्रोब्स इन एंटीबॉडी से आके अटैच हो जाते हैं, ठीक है। अभी माइक्रोब्स क्या करते हैं, अभी माइक्रोब्स जो लग चुके हैं एक तरह से एक्टिव बन चुके हैं, एक्टिवेट हो चुकी है अभी बी सेल्स, ठीक है। अब ये यहाँ पे टी सेल इसको हेल्प करता है एक्टिवेशन में, ठीक है। अब देखो फुली एक्टिवेशन होने के लिए इसको टी हेल्पर सेल की जरूरत पड़ती है। अब ये फर्दर क्या करती है, जो ये आगे इसके मैं बता रही हूँ कि ये पहले प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होगी, प्लाज्मा सेल इसके एंटीबॉडीज बनाते हैं, ठीक है। देन इसमें क्या होगा, प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन होगी। इसमें कैसे, ये मेमोरी सेल्स भी बनाते हैं, ठीक है। जनरेट क्विक एंड रिस्पॉन्स इफ सम एंटीजन इनवैलिड, ठीक है।
मेमोरी सेल क्यों बनाएंगे? क्योंकि वो अपने ऊपर एक तरह से मेमोरी बना लेंगे, ठीक है, हम सेल्स की सरफेस पे एक मेमोरी एक तरह से बना लेते हैं कि जब भी कोई आगे से ऐसा सिमिलर कोई एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो उसके अगेंस्ट हम ये इस तरह के एंटीबॉडीज को बनाएंगे और उसको खत्म कर देंगे। अब यहाँ पे ह्यूमरल इम्यूनिटी इफेक्टिव अगेंस्ट किस किस की होती है? एंटीजन प्रेजेंट इन द बॉडी फ्लूइड, ठीक है, ये जो भी अब एंटीजन हमारे बॉडी फ्लूइड्स में प्रेजेंट होते हैं बेसिकली, और एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजेंस एज अ बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ठीक है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर है एंड प्ले अ मेजर रोल इन द इमीडिएट टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है, यानी हाइपर सेंसिटिविटी से एलर्जी आप बोल देते हैं। तो यहाँ पे हमने टाइप ऑफ इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यूनिटी, सेलुलर इम्यूनिटी देख ली है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो चुका है, नहीं तो मैं इसको इसमें करा देती, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं इम्यूनोग्लोबुलिन, और इसके नोट्स जो है वो आपको पीडीएफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन का लिंक मैंने आपको सॉरी जो पीडीएफ फॉर्म में आपको मैंने टेलीग्राम पे अवेलेबल कराए हुए, टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो पीडीएफ फॉर्म में नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो इजीली, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।